बच्चों, आज हम लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखे गए पाठ ततारा वामीरो पर चर्चा करेंगे। लीलाधर मंडलोई का जन्म जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए सन 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। मूल रूप से कवि के रूप में प्रसिद्ध इनकी रचनाओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण दिखाई देता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा गया इनका गद्य अपने आप में एक संपूर्ण अध्ययन के लिए पर्याप्त है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लेखन किया और अपने रचना कर्म पर कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किए गए। तो बच्चों, आज हम लीलाधर मंडलोई के इस पाठ पर चर्चा करेंगे। ततारा वामीरो कथा। ये कहा जाता है जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलते हैं। किस्से ज़रूरी नहीं कि उस रूप में घटे हों जिस रूप में हम पढ़ते सुनते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनमें कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार की यदि बात करें तो उसके बारे में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं और इनमें से कुछ को लेखक ने फिर से लिखा है। यहाँ जो हम पाठ पढ़ेंगे ततारा वामीरो कथा, वो इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है जहाँ ईर्ष्या द्वेष बहुत गहराई तक फैला हुआ था और उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। वही युगल यानी ततारा वामीरो, उनके बलिदान की कथा हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रेम सबको जोड़ता है, घृणा दूरी बढ़ाती है, ये एक सर्वविदित सत्य है। इसलिए जो लोग समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान कर देते हैं, समाज उन्हें याद तो रखता ही है, इसके साथ ही उनके बलिदान को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। यही कारण है कि तत्कालीन समाज के सामने ततारा वामीरो ने जो मिसाल कायम की, वहाँ के निवासी आज भी उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति यानी प्राचीन संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का ये मानना है कि प्राचीन काल में वे दोनों द्वीप एक ही थे। किस तरह ये विभक्त हुए इसके बारे में एक लोक कथा प्रसिद्ध है जो आज भी वहाँ दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तो वहाँ एक सुंदर सा गांव था, पासा। पासा में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। सभी उसे बेहद पसंद करते थे क्योंकि वो नेक था, मददगार था, हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता। अपने गांव वालों ही नहीं, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना, उनकी सहायता करना, ये उसका परम कर्तव्य था। सब उसे पसंद करते, सभी उसका आदर करते, कठिनाइयों में उसे याद करते, वो तुरंत सहायता के लिए पहुंच जाता। पर्व त्योहारों पर उसे आमंत्रित करते। पारंपरिक पोशाक पहनता था और कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लेकिन तलवार का उसने कभी उपयोग नहीं किया दूसरों के सामने। लोगों का ये मानना था कि उसकी तलवार अद्भुत है, वो एक विलक्षण रहस्य है, उसमें एक अद्भुत दैवीय शक्ति है। यद्यपि उसने कभी उसका उपयोग किसी के सामने नहीं किया, लेकिन वो इतना साहसी था कि उसके साहसिक कारनामों का कारण लोग उसकी तलवार को मानते थे।
एक बार शाम को दिन भर काम करने के बाद वो समुद्र के किनारे टहल रहा था। शाम का समय था, ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। शांत मन से वो समुद्री बालू पर बैठकर सूर्यास्त के दृश्य को देख रहा था। अचानक एक मधुर गीत की ध्वनि उसे सुनाई दी। इतना मधुर गीत था कि वो अपनी सुध-बुध खोते हुए उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ने को विवश हो उठा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर सी युवती समुद्र को देख रही है, उसके डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहार रही है, यानी सूर्यास्त के उस दृश्य को देखते हुए बेसुध अर्थात अपने आप में मगन होकर एक श्रृंगार गीत यानी एक प्रेम भरा गीत गा रही है। उस युवती को पता ही नहीं चला कि कोई उसे चुपचाप देख रहा है। अचानक एक लहर उठी और उसे भिगो गई। वो हड़बड़ा गई, गाना भूल गई। जब तक वो कुछ सोचती तब तक उसने एक आवाज सुनी, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। उसने देखा सामने एक सुंदर युवक। उसके मन में एक कोमलता का भाव जागा, लेकिन उसने आपको नियंत्रित किया और उसने पूछा, पहले ये बताओ तुम कौन हो और मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? इस तरह का बेतुका प्रश्न क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं? ये तुम भी जानते हो। लेकिन ततारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। उसने कहा, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। यानी ततारा से बार बार पूछती रही वो युवती, लेकिन ततारा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बार बार गाने का निवेदन करता रहा। तब उसने गुस्से से कहा, ढीठता की हद है, मैं परिचय पूछ रही हूँ और तुम बार बार गीत गाने के लिए अपना आलाप एक ही राग आलाप रहे हो, गीत गाओ, यानी एक ही बात बार बार कह रहे हो। क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? वो तेजी से मुड़ी जाने के लिए। तब ततारा को कुछ होश आया। उसे लगा उसने गलती की है। वो सामने आया और विनती करने लगा, मुझे माफ़ कर दो, पहली बार मैं इस तरह व्याकुल हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। वामीरो, युवती ने कहा। उसने कहा, कितना सुंदर नाम है, तुम कल आओगी ना? मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। मेरा नाम ततारा है। लेकिन वामीरो नहीं, कभी नहीं कहती चली गई। अब वामीरो घर पहुंची तो उसके ऊपर भी ततारा के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। वो भी कुछ बेचैन हो रही थी। वो ये सोच तो रही थी कि दूसरे गांव का युवक है, उसके बारे में मत सोचे, लेकिन उसने गुस्से में झल्लाहट में दरवाज़ा भी बंद किया, मन को दूसरी ओर लगाने की कोशिश भी की, लेकिन बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। क्यों आ जाता था? क्योंकि उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। ततारा की वीरता की, उसके साहस की, दूसरों के सेवा की। तो उसकी कल्पना में वो एक अद्भुत साहसी युवक था। और आज ततारा का जो रूप उसने देखा वो बिल्कुल अलग था। सुंदर, बलिष्ठ, लेकिन शांत, सौम्य, सभ्य, भोला। उसे लगा ऐसे ही जीवन साथी की तो वो कल्पना करती थी, लेकिन किसी दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। इसलिए उसने भूल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन बार बार ततारा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था और उसकी विनती उसे बार बार याद आ रही थी। किसी तरह रात बीती, दोनों व्याकुल थे, इधर वामीरो, उधर ततारा। शाम के समय ततारा समय से पहले ही पहुंच गया। पूरे दिन वो शाम का इंतजार करता रहा। उसे लगा मानो पूरे जीवन में पहली बार उसने किसी की इस तरह प्रतीक्षा की है। वो अपने व्यवहार पर चकित था। बहुत पहले वो लपाती के उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। प्रतीक्षा कर रहा था। एक एक पल भारी लग रहा था। उसके मन में कहीं एक शंका भी थी कि पता नहीं वामीरो आएगी या नहीं आएगी, और वो केवल प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे सूरज अस्त हो रहा था, यानी सूर्यास्त के साथ
जो सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ रही थी तो उसे लग रहा था उसी की तरह उसकी उम्मीद की एक किरण भी है। जैसे सूर्य डूब रहा है वैसे ये भी हो सकता है कि उसकी उम्मीद भी डूब जाए, उसकी उम्मीद खत्म हो जाए, वामीरो ना आए। वो लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। अचानक उसे एक आकृति दिखाई दी और वामीरो आ रही थी, डरते हुए, अपने आप को छुपाते हुए। तेज कदमों से चलती हुई उसके सामने आकर ठिठक गई। दोनों कुछ नहीं बोले, दोनों के मन में कोमल भावनाएं थी, एक दूसरे को देख रहे थे, चुपचाप खड़े रहे। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा बढ़ा, वामीरो को सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा वैसे ही खड़ा रहा। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते, मूर्ति की तरह एक दूसरे को निहारते, कुछ नहीं बोलते। एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण गहरा होता जा रहा था। लपाती के कुछ लोगों ने इस प्रेम को भांप लिया और आग की तरह, हवा की तरह खबर फैल उठी। वामीरो लपाती गांव की थी, ततारा पासा गांव का था। संबंध तो दोनों में हो नहीं सकता था, क्योंकि रीति ये थी कि दोनों के एक ही गांव के हों। दोनों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल रहे और वैसे ही मिलते रहे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें हृष्ट पुष्ट पशुओं के साथ उनका प्रदर्शन होता था। युवकों की उनसे शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता होती थी। साल में एक बार यह आयोजन होता था। नृत्य, संगीत, भोजन का भी आयोजन होता था। सभी लोग इकट्ठे होते थे, तरह तरह के कार्यक्रम होते थे। ततारा का मन नहीं लग रहा था, वो वामीरो की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक उसे धीरे से पेड़ों के पीछे से कोई झांकता दिखा। वो थोड़ा करीब पहुंचा। उसने देखा वामीरो है जो डरी हुई है, सामने आने में झिझक रही है। वामीरो की आंखों में आंसू हैं। ततारा को देखते ही वो रोने लगी। ततारा भावुक हो उठा, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तब तक उसकी माँ भी सामने आ गई और उसने देखा सबके सामने माँ को अपना अपमान लगा कि ततारा वामीरो एक साथ हैं। गांव के लोग भी आ गए और ततारा को अपमानित करने लगे। माँ भी क्रोधित हुई। ततारा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो ये सहन नहीं कर पाया। वामीरो रोए जा रही थी। ततारा असहाय था। उसे इस बात पर खीज हो रही थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो ततारा जो हमेशा लोगों की सहायता करता था, और विवाह की निषेध परंपरा जो गांव की वो एक कठोर रूढ़ी या कह रीति थी, एक बंधन था, उस पर उसे गुस्सा आ रहा था। तो वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो उठा, यानी उसे क्या करना है वो नहीं समझ पा रहा है। अचानक उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर पड़ा। गुस्से में उसने तलवार निकाली। गुस्सा बढ़ रहा था। 2 मिनट उसने कुछ सोचा और लोग घबरा गए। एक सन्नाटा छिड़ गया। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो अपने गुस्से को, अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने पूरी ताकत से उस तलवार को जमीन में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा। मानो धरती 2 टुकड़ों में बट गई, क्योंकि जहां उसने तलवार घोंपी थी वहां एक लकीर खिंच गई, दरार पड़ने लगी और धरती उसी लकीर की सीध में फटती जा रही थी। एक गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वो गुस्से में अंतिम सिरे तक धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। लोग डर गए, लोग घबरा उठे। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी कोई घटना घट जाएगी। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे उसको पुकारते हुए दौड़ रही थी, लेकिन वो करुण चीख गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्य से दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता मने चीरता जैसे वो आखिरी छोर पर पहुंचा। द्वीप 2 टुकड़ों में बट चुका था। एक तरफ ततारा, दूसरी तरफ वामीरो। तब उसे होश आया। उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। उसने छलांग लगाकर सिरा पकड़ना चाहा, पकड़ ढीली हो गई। वो नीचे की तरफ फिसलने लगा। समुद्र की तरफ फिसल रहा था, उसकी सतह की तरफ। उसके मुंह से सिर्फ एक चीख उभर रही थी, वामीरो वामीरो, और वामीरो भी उसे पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था।
वो अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा था, जो कि संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ वो कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, किसी को नहीं पता। इधर वामीरो भी उसके वियोग में पागल हो उठी। हर समय उसे खोजती, उसी जगह पहुँचती, उसका इंतज़ार करती। खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज न ततारा है न वामीरो, लेकिन उनकी ये अमर प्रेम कथा, उनके बलिदान की ये अमर कहानी घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। बच्चों, जो रूढ़ी चली आ रही थी, जो एक परंपरा उनकी चली आ रही थी, जो जीर्ण शीर्ण परंपराएं, अंधविश्वास, रूढ़ियां, बाधाएं समाज के विकास में बाधक होती हैं, उन्हें तोड़ देना अच्छा होता है। लेकिन लोग अपनी परंपराओं से चिपके रहते हैं। उन जीर्ण शीर्ण परंपराओं के चलते न जाने कितने लोग अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो यहाँ पर ततारा वामीरो की ये त्यागमयी मृत्यु ये सुखद परिवर्तन लाई कि वो वहाँ के निवासी दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तो बच्चों, एक कहानी आपने सुनी और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। और इसके अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर लगे, कहीं कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। आज का क्लास यानी आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।